नमस्कार। अभी हम अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं। अर्थव्यवस्था में हम अब तक पढ़ा चुके हैं 3 वीडियो अर्थव्यवस्था की अपलोड हो चुकी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये आपका पार्ट 4 है। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर क्या है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अगर आप चाहें तो आप पीछे तीनों वीडियो आप देख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण, ठीक है ना, ये कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करता है, विश्व बैंक। विश्व बैंक हर साल विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का, हर एक देश के अर्थव्यवस्था को एक श्रेणी, मानक निर्धारित करता है कि उसको किस श्रेणी में रखना है। तो आइए जानते हैं। विश्व बैंक की ओर से हर साल जुलाई में विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया जाता है और इसका आधार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय होता है। अब यहाँ पर एक शब्द है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ये हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, है ना। अगला चैप्टर हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास होगा, आर्थिक संवर्धन होगा। और आगे आगे धीरे धीरे, घबराइएगा मत, आगे हम पढ़ेंगे कि जीडीपी, जीएनपी, ठीक है ना, जीबीबी, सब क्या होता है, आगे हम पढ़ेंगे। तो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, विश्व बैंक किसको आधार मानता है? प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को आधार बनाता है। यदि किसी देश में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $1025 या उससे कम हो तो उसे निम्न आय वर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब उसे निम्न आय वर्ग की अर्थव्यवस्था वाली श्रेणी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगला है, यदि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $1025 से अधिक हो और 4035 तक हो या उससे कम हो तो उसे निम्न मध्यम आय वर्ग की अर्थव्यवस्था कहते हैं। किसी देश में जो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $1025 से अधिक हो और $4035 तक हो या उससे कम हो तो हम उसे निम्न मध्यम आय वर्ग की अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर वही, अगर मान लीजिए किसी देश में $4025 से अधिक और $12,475 से कम हो या $12,475 हो तो उसे हम उच्च मध्यम आय वर्ग की अर्थव्यवस्था कहेंगे। यहाँ मध्यम जोड़ लीजिएगा, छूट गया है, मध्यम, उच्च मध्यम आय वर्ग की अर्थव्यवस्था कहेंगे। यदि किसी देश में $4025 से अधिक और $12,475 तक हो या उससे कम हो, क्या? प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, तो उसको हम क्या कहेंगे? उच्च मध्यम आय वर्ग की अर्थव्यवस्था कहेंगे। यदि किसी देश में $12,445 या उससे अधिक हो तो उसको हम उच्च आय वर्ग की अर्थव्यवस्था कहेंगे, ठीक है। 4 श्रेणियाँ हो गई, आपने 4 श्रेणी पढ़ लिया। ये कौन हर साल बनाता है? विश्व बैंक। निम्न आय वर्ग श्रेणी, निम्न मध्यम आय वर्ग श्रेणी, उच्च आय वर्ग श्रेणी और उच्च मध्यम आय वर्ग श्रेणी और उच्च आय वर्ग श्रेणी, 4 श्रेणी आपने पढ़ा। ये हर साल कौन बनाता है? वर्गीकरण कौन करता है? विश्व बैंक द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो 2016 में भारत को विकासशील देश से निम्न मध्यम आय वर्ग वाले देश में
शामिल कर दिया था। किसने? विश्व बैंक ने 2016 में नवीनतम वर्गीकरण किया वर्ल्ड बैंक ने, तो उसने भारत को निम्न मध्यम आय वर्ग वाले देश में शामिल कर दिया और कुछ उसमें संशोधन किया। क्या 2016 में क्या संशोधन हुआ? जो श्रेणी हर साल रिलीज की जाती है उसमें संशोधन ये हुआ कि जिस देश की औसत प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $1045 से कम, ध्यान रखिएगा हमने पहले पढ़ा था 1025, अब यहाँ पर कितना है? 1045। जिस देश की औसत प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $1045 से कम है उसे निम्न आय वाले वर्ग में रखा गया है। जिसकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $1046 से लेकर $4125 है उसे निम्न मध्यम आय वर्ग वाले श्रेणी में रखा गया है। ये किस आधार पर? वैश्विक आधार पर, है ना। इसमें सभी देशों को शामिल किया जाएगा, है ना। भारत की अर्थव्यवस्था कितनी है, चीन की अर्थव्यवस्था, जापान की, सभी को मिला के वर्ल्ड बैंक क्या करता है? श्रेणी में रख देता है ना। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर, देखिए ये वस्तुओं की विभिन्न श्रेणियाँ, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। जान लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ खराब नहीं होती, पढ़ाई बेकार नहीं जाती, कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है। तो यहाँ पर देखिए वस्तुओं को भी विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला है सार्वजनिक वस्तु, पब्लिक गुड्स। ऐसी वस्तुएं या सेवाएं जिसका सामूहिक उपयोग किया जाता है और लोगों के लिए सरकार की ओर से बजटरी व्यवस्था के माध्यम से की जाती है। मतलब कोई भी उपयोग कर सकता है, उसमें आपको ज़्यादा धन खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है ना। पब्लिक गुड्स कुछ भी, जैसे कि मान लीजिए सेवाएं में आप कहीं जाते हैं, आप पब्लिक टॉयलेट आपको मिल जाएगा, सुलभ शौचालय, तो वहाँ पर आप मामूली से ₹1 दे के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। वो पब्लिक सेवाएं होती है, सार्वजनिक सेवाएं, है ना। अब निजी वस्तु, प्राइवेट गुड्स, ऐसी वस्तुएं या सेवाएं जिसका सामूहिक उपयोग संभव नहीं होता, इसकी उपलब्धता बाजार द्वारा की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई कार, अगर आप सार्वजनिक, सरकार द्वारा बसें चलाई जाती हैं सार्वजनिक रूप से, आप उसमें 10-15 रुपए का किराया दे के आप सफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर कार है, किसी की निजी अगर कार है, तो आप उसे किराए पर ले सकते हैं। काफ़ी महंगा पड़ता है ना, 200-300 रुपये ले लेगा। तो ये निजी वस्तु कहलाएंगे, निजी सेवा कहलाएंगे, है ना। इतना सामूहिक उपयोग संभव नहीं होता। अगर उसके मन में होगा तो देगा, मन में नहीं होगा तो नहीं भी देगा, मना कर देगा आपको साफ, है ना। अब नेक्स्ट है लोकल गुड्स, स्थानीय वस्तु। ऐसी वस्तुएं या सेवाएं जिससे स्थानीय लोगों को लाभ मिलता है। जैसे तालाब, आपने गांव में देखा होगा तालाब को देखा है ना। गांव में आपको कई जगह मिल जाएगा, है ना। शहरों में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन गांव में मिल जाएगा। तालाब में क्या होता है कि वहाँ पर लोग मछली मार के निकाल लेते हैं और बाज़ार में बेच देते हैं, है ना। किसी को पानी की ज़रूरत होती है खेतों को पानी देने के लिए, तो तालाब में वो पाइप डाल के और पानी वहाँ से अपने खेतों तक पहुँचाते हैं, है ना। नेक्स्ट है मिश्रित वस्तु, मिक्स्ड गुड्स, जो न शुद्ध रूप से, ये पक कर लीजिएगा, कट गया है, जो न शुद्ध रूप से सार्वजनिक हो न निजी हो, या दोनों विद्यमान हो, मिश्रित वस्तुएं कहलाती हैं। अगला है सफ़ेद वस्तु, वाइट गुड्स, बृहद यंत्र जिनको एक अस्थायी जगह पर रख दिया जाता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, है ना। इनको सफ़ेद वस्तु कहते हैं। अमेरिका में लिनेन को वाइट गुड्स कहा जाता है ना।
यहाँ पर वाइट गुड्स, हमारे यहाँ रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन ये सब वाइट गुड्स में आते हैं, और अमेरिका में लिनेन को वाइट गुड्स कहा जाता है। लाल वस्तु जो तीव्र दर से परिवर्तनीय हो और बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन मिलता हो, जैसे खाद्य उत्पाद। आपने टमाटर को देखा होगा, आलू को देखा होगा, उसको ज़्यादा दिन रखा नहीं जा सकता है ना, सड़ने लगता है। फिर क्या, एक ही उपाय होता है कि उसको बेच के हटा दिया जाए, है ना। तो उसको रेड वस्तु में रखा जाता है। साग हो गया, हरी सब्जियां हो गई, ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं और इनका प्रॉफिट बहुत कम होता है। मतलब वो इंस्टेंट समझ लीजिए, आज ख़रीद के लाए तो उसको 1-2 दिन में बेच के हटा दीजिए, नहीं तो वो ख़राब हो जाएंगे। भूरी वस्तु, ब्राउन गुड्स। विजुअल्स ऑडियो, विजुअल्स मतलब देखने वाला, ऑडियो सुनने वाला। विजुअल्स ऑडियो उत्पाद जैसे टीवी, रेडियो को हम भूरी वस्तु कहते हैं। ब्राउन गुड्स, याद रहेगा। अब आते हैं नारंगी वस्तु, ऑरेंज गुड्स, जिन्हें कुछ निश्चित समय के बाद बदल दिया जाता हो, उसे हम नारंगी वस्तु कहते हैं। जैसे कपड़े, निश्चित समय के बाद कपड़े, जैसे कि कपड़े गर्मी में कुछ और पहनते हैं और जैसे ठंडी का मौसम आता है तो हम कपड़े चेंज कर देते हैं, ऊनी कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। तो वही चीज़ है, जिन्हें कुछ निश्चित समय के बाद बदल दिया जाता हो, मौसम में चेंज, मौसम के अनुसार, उसको हम नारंगी वस्तु कहते हैं। पीली वस्तु, येलो गुड्स, जो लंबे समय के बाद बदले जाते हैं और जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिलता हो, उसे हम पीली वस्तु कहते हैं। पूरक वस्तु, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है किसी चीज़ को पूरा करने के लिए। कैसे? जैसे कार और पेट्रोल। अगर पेट्रोल है तो कार चाहिए, पेट्रोल है तो पेट्रोल का इस्तेमाल कहाँ होगा? कार में होगा, बाइक में होगा। अगर ये सब नहीं है तो पेट्रोल किसी काम का नहीं है। अगर बाइक और कार है, अगर पेट्रोल अगर नहीं है तो भी किसी काम का नहीं है। मतलब ये पूरक हैं, एक दूसरे के हैं, तो ये पूरक वस्तुएं हैं। पेन और स्याही, वही हिसाब किताब। पेन अगर आपके पास स्याही नहीं है तो किसी काम का नहीं है, और स्याही है अगर पेन नहीं है तो वो भी किसी काम का नहीं है। एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसीलिए इनको पूरक वस्तु कहते हैं। अब भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नज़र। भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जीडीपी के बारे में। भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2019-20 के लिए 145.65 लाख करोड़ यानी 2.06 यूएस डॉलर ट्रिलियन में, ठीक है ना, 2.06 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान लगाया गया था 19 और 20 में, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.2% की दर से बढ़ रहा था। लेकिन 2020 में इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में कैद हो गए, बाज़ार बंद हो गया, ठीक है ना। तो इस समय इकोनॉमी बिल्कुल चरमरा गई है। सरकार इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए पैकेज का ऐलान किया है। आपने अखबार पढ़ा भी होगा, अखबार में पढ़ा होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पैकेज का ऐलान किया है ना। और इसके अलावा काम भी दिया जा रहा है, रेलवे में काम दिया जा रहा है, मनरेगा के तहत लोगों को काम दिया जा रहा है ना। तो अब इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए सरकार कदम बढ़ा रही है। भारत ने नैस्कॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 8,900 से 9,300 से अधिक स्टार्टअप के साथ 1,300 नए स्टार्टअप के रूप में दुनिया में तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखा। ये 2 बार आ गया।
भारत ने नेस्कॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 की बात है, 8,900 से लेकर के 9,300 तक और उससे भी अधिक स्टार्टअप के साथ 1,300 नए स्टार्टअप के रूप में उन्होंने दुनिया में सबसे बड़े तीसरे स्थान को प्राप्त किया, है ना। नेक्स्ट है एसोचैम। एसोचैम और थॉट आर्बिट्राज रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन के अनुसार जनसंख्या वृद्धि की दर, श्रम शक्ति की भागीदारी में वृद्धि और अन्य कारकों के बीच उच्च शिक्षा नामांकन के आधार पर 2020 तक भारत की श्रम शक्ति 160 से 170 मिलियन तक हो जाएगी। श्रम शक्ति, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जब तक आप काम नहीं करेंगे, जीडीपी में हर व्यक्ति का योगदान होता है ना। देश की जीडीपी में हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ योगदान होता है, ठीक है। और ये कैसे? श्रम शक्ति से, कि उसकी श्रम शक्ति कैसी है, लेबर पावर कितनी मजबूत है। भारत में लेबर पावर, श्रम शक्ति को मजबूत बनाने के लिए, उन लोगों को काम देने के लिए, रोज़गार देने के लिए सरकार आगे कदम बढ़ा रही है, ठीक है। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले लगभग हाल में नहीं कह सकते, रेलवे ने लोगों को काम देना शुरू किया था, लेकिन लॉकडाउन के बाद उन्होंने कदम पीछे खींच लिया और फिर सरकार की पहल पर मनरेगा के तहत काम दे रहा है ना, ताकि जो प्रवासी लोग बाहर से लौट के आए हैं उनको रोज़गार मिले, वो काम करें। नहीं काम करेंगे तो खाएंगे क्या? और जब वो काम करेंगे तो देश की जीडीपी भी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था सुधरेगी। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 29 मई 2020 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 37.31 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, यानी 493.48 यूएस डॉलर बिलियन में, यूएस बिलियन में, ठीक है ना। 493.48 बिलियन तक पहुंच गया। ये था लेटेस्ट डेटा और हमारा चैप्टर 1 आज कंप्लीट होता है और कल से हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। उसमें आर्थिक विकास, आर्थिक संवर्धन, ये सब पढ़ेंगे। जीडीपी, जीवीबी, जीएनपी सब उसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। आज हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हो गया। पहले चैप्टर का ये पार्ट 4 वीडियो था और अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और आसपास शेयर करिए ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ें।